एवरीवन। देखो ये चैप्टर आपको क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रखता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है हमारे पास कैसे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। किस टाइप का आएगा हमारे पास, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब इसी वजह से ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आपको बार बार लर्न करना पड़ेगा। ये चैप्टर समझने के बाद भी आपको मल्टीपल टाइम 2 से 3 बार इसको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लाइन टू लाइन, अभी मैं बता रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट लाइन है, उन सभी को समझने के बाद, और इसमें कुछ टॉपिक है जो आपको समझने वाला है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंसुलिन हो गया ये वाला, और हमारे पास देखो बीटी कॉटन हो गया, और क्या हो गया हमारे पास आरएनए हो गया। कौन सा हो गया, आरएनए। ये सब थोड़ा सा सिग्निफिकेंस रखता है और इसको थोड़ा समझना है। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें लाइन वाले है, स्टेटमेंट वाले है। चलो अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इसका वेटेज की बात करें तो 3 से 5 क्वेश्चन आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, और समटाइम 5 भी देखा गया। इसके अंदर हमें सिर्फ 4 चीज़ के बारे में पढ़ना, सिर्फ 4 चीज़ के बारे में। पहला क्या हमारे पास, देखो फर्स्ट वन इज द एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, दूसरा क्या हमारे पास एप्लीकेशन इन मेडिसिन, तीसरा क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल, और चौथा क्या है एथिकल इशू। एथिकल इशू में हमारे पास 2 केस पढ़ना है, एक अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट होता है और बायोपायरेसी के बारे में। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपको पूछ देता है। एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास बीटी कॉटन और साथ में आरएनए। कौन सा हमारे पास, आरएनए। अब मैं जो आपको बता रहा था कि चेंज क्या है, अगर किसी के पास नया एनसीईआरटी होगा, ध्यान समझना, न्यू एनसीईआरटी होगा तो ये दोनों पार्ट कौन कौन सा, टिश्यू कल्चर एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, टिश्यू कल्चर एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे दिया है, नए वाले एनसीईआरटी में इस चैप्टर में दे दिया है। ये बात क्लियर। जबकि ध्यान समझना, जबकि हमारे पास पुराने वाले एनसीईआरटी में टिश्यू कल्चर प्लांट में दिया है और ये हमारे पास कहाँ पे दे दिया है, एनिमल में दे दिया है। ये बात क्लियर। तो यानी कि ये 2 पार्ट उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, चेंज नहीं है, बस क्या हमारे पास सेम है। हमारे पास क्या है, ये सेम है। तो ध्यान रखना, जिसके पास नया एनसीईआरटी होगा तो ये दोनों पार्ट कहाँ का है हमारे पास, पुराने वाले एनसीईआरटी में अलग चैप्टर में था, उन दोनों चैप्टर को हटा दिया। हमें पता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल और ट्रांसजेनिक प्लांट दोनों हटा दिया, तो वो दोनों टॉपिक उठा के कहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया। ये बात क्लियर। इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना। बेसिकली अगर मैं नया वाला एनसीईआरटी आपको दिखाऊं तो नया वाला एनसीईआरटी है आपका जो अभी रिसेंट रिप्रिंटेड है, दैट इज द 2026, 25-26 का रिप्रिंट है। तो यानी कि 25 का था बट रिप्रिंट कहाँ पे हुआ, 26 में, मतलब 2025 से लेकर 26 तक। चलो यानी नेक्स्ट हमारा नेट होएगा हमारे पास 26 में होगा तब तक। अब इसके बाद कुछ चेंज होगा तो बात की बात है। चलो आज का जो चैप्टर है हमारे पास ये आप लोग देख लिए। इसमें देखो ये वाला पार्ट सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे दे दिया है, और साथ में हमारे पास ये टिश्यू कल्चर, ये वाला पार्ट ट्रेडिशनल टिश्यू कल्चर, यहाँ से ये दोनों पार्ट हमें अलग है। और पुराने वाले एनसीईआरटी में आप लोग देखोगे तो हमें यहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इस पॉइंट से पढ़ना है, क्लियर। और यहाँ से लेके बीटी कॉटन ये सब पढ़ना है। चलो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो हमारे पास बेसिकली समझ लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन हमारे पास किस, इसका डेफिनेशन क्या है, और इसका 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया है। कितना, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया है। कौन कौन सा है यहाँ पे लिखा हुआ, उसको हम लोग समझेंगे, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी हैज मेनी एप्लीकेशन सच एज, कहाँ पे हमारे पास, तो ध्यान से समझो, सच एज बायोफार्मास्यूटिकल्स, थेरापेटिक्स, नेक्स्ट हमारा डायग्नोस्टिक, नेक्स्ट हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यानी इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, जीएमओ। क्या बोल देते हैं इसको, जीएमओ, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या बोल देते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या बोल देते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, प्रोसेस फूड। उसके अलावा क्या होता है हमारे पास, प्रोसेस फूड। नाउ प्रोसेस फूड के अलावा बायो रेमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन, इन सभी में हमारे पास इसका एप्लीकेशन यूज हो सकता है। अब जनरली हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के कितने 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया है, कितने 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया है, ये याद रखना। यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, कितने रिसर्च एरिया है, तो आपको 3 बताना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना, कुछ और नहीं। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया है, कौन कौन सा है, तो सबसे पहला देखो, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म, यूजुअली ये माइक्रोब और एंजाइम। ये देखो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ें समझाने वालों में समझाऊंगा, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन आपको ऐसे याद रखना है क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, लाइन वाला क्वेश्चन आता है। तो अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ोगे सेम टू सेम एनसीईआरटी का, तो कुछ भी चेंज कर दिया तो आप बता ही नहीं पाओगे कि सही है या गलत है। जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास समझने वाला है, उसको मैं समझाऊंगा। यहाँ पे देखो, बायोटेक्नोलॉजी 3 क्रिटिकल, पहला क्या है, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली माइक्रोब और एंजाइम। यहाँ पे बायो कैटलिस्ट कैसा बनाना हमारे पास, बेस्ट कैटलिस्ट बनाना। अब बेस्ट कैटलिस्ट बनाने से क्या होगा, हमें पता है कि कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर सकता है या रेट ऑफ रिएक्शन को
क्या कर सकता है हमारे पास, फास्ट कर सकता है। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, फास्ट चाहिए, बेटर यील्ड चाहिए। तो यहाँ पे जनरली जो बेस्ट क्वालिटी से क्या होगा हमारे पास, बेस्ट कैटलिस्ट से क्या होगा कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत सही तरीके से बनेगा, फास्ट तरीके से बनेगा, और नॉर्मल प्रोसेस से कहीं ज़्यादा हायर यील्ड देखने को मिलेगा, नॉर्मल प्रोसेस से ज़्यादा हायर यील्ड देखने को मिलेगा। तो पहला यही होता है कि हमारे पास प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट, यहाँ पे क्या आपको याद रखना है, बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। किसके, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली ये माइक्रोब और एंजाइम, या तो माइक्रोब हो या फिर कोई वो एंजाइम हो, या फिर क्या हो वो एंजाइम हो। ये बात क्लियर। सेकंड, इसका सेकंड क्रिटिकल रिसर्च क्या है कि हमारे पास इसको क्या कर देना है, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन। अब इसका मतलब समझो, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन का मतलब समझो। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन बोल रहा है दैट इज द बायो प्रोसेसिंग। क्या कहलाता है हमारे पास, बायो प्रोसेसिंग। अभी हम लोग पढ़े थे बायोटेक्नोलॉजी में कि इस बायो प्रोसेसिंग का मतलब हुआ कि हमें कोई भी अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो लैब होना चाहिए क्या होना चाहिए, कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए। तो उस बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में क्या था, कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। और कंटामिनेशन के बाद क्या नहीं होना चाहिए कि ये उसका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कैसा होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए हमारे पास, सुटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, तभी वो चीज़ हमें बेटर यील्ड मिलेगा। यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्टिविटी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। ये बात क्लियर, दैट इज द बेटर यील्ड। कम यील्ड होके कोई फायदा नहीं है, हमें क्या चाहिए, बेटर यील्ड। अब ऐसा क्यों, अभी हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ था, किसका, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ, तो यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, फूड चाहिए। फूड कहाँ से आएगा भाई, तो हमारे पास फार्मर्स जो ग्रो करेंगे, फार्मर भी क्या ग्रो करेंगे, तो प्लांट ग्रो करेंगे या फिर एनिमल, यानी कि प्लांट प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट। तो उसी को प्रोडक्टिविटी को यील्ड बोलते हैं। प्रोडक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम लोग, यील्ड बोलते हैं। अब ये यील्ड हमें ज़्यादा करना है, कम तो करना नहीं है, तो हम लोग देखेंगे पहले। अब यहाँ पे समझ के क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन, इट मीन्स ये क्या कहलाएगा, बायो प्रोसेसिंग थ्रू द इंजीनियरिंग, और थ्रू द इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट। यानी कि जो कैटलिस्ट को काम करना है तो हमें क्या चाहिए, ऑप्टिमल कंडीशन। आप सभी को पता होगा हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से मोस्ट ऑफ एंजाइम हमारे पास कब काम करता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे ऑप्टिमम काम करता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे कैसा काम करता है, ऑप्टिमम कंडीशन में काम करता है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो भी नुकसान है, बहुत कम टेम्परेचर हो जाएगा तो भी नुकसान है। तो हमें क्या क्रिएट करना है, कंटामिनेशन फ्री, और साथ में क्या करना है, सुटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। साथ में क्या करना है, सुटेबल इन्वायरमेंट, पर्टिकुलर टेम्परेचर। किस लिए करना है, तो ये जो कैटलिस्ट हमने बनाया है, बेस्ट कैटलिस्ट जो बनाया है ये वाला, इस बेस्ट कैटलिस्ट को फंक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, दिस ऑप्टिमल कंडीशन, यानी कि वन वर्ड में बोले तो फेवरेबल कंडीशन, वन वर्ड में बोले तो फेवरेबल कंडीशन। और प्रोडक्ट बनने के बाद, सब कुछ ये करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। इसमें हमारे पास इसका मेन मोटिव होता है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस का, कि चीज़ों को मार्केट तक पहुंचा देना, यानी मार्केट तक क्या कर देना, पहुंचा देना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। बायोटेक में पढ़े थे, वापस से रिकॉल कर दे रहा हूँ। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में मार्केट तक पहुंचाने में देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स। जैसे कि जो हम प्रोडक्ट बनाए उसको क्वालिटी चेक करना, उसको क्या करना, मार्केट तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी चेक। क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी चेक। आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदोगे ना तो उस पर क्यूसी का स्टिकर लगा होता है। क्या लगा होता है, क्यूसी का स्टिकर लगा रहता है, या फिर क्यूसी लिखा रहता है। क्वालिटी चेक करेंगे, क्या करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे। क्वालिटी चेक करने के बाद उसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, रिगरस टेस्टिंग करेंगे बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब सब कुछ पास कर गया तो उसको हम लोग कहाँ पे सेंड कर देंगे, मार्केट में सेंड कर देंगे। मार्केट में क्या कर देंगे, भेज देंगे, और वहाँ पे जितना ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर करके हम लोग भेजेंगे। तो बेसिकली डाउन स्ट्रीम में हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटी चेक, और प्रोडक्ट जो भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको क्वालिटी चेक करेंगे। क्वालिटी चेक करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद जब कुछ सब कुछ सही है तो उसको मार्केट में क्या कर देंगे, बेच देंगे या फॉरवर्ड कर देंगे, और वहाँ से चारों तरफ चला जाएगा। डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या है वो प्रोडक्ट। ये बात समझ में आ गया। तो ये 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया है, कौन कौन सा, तो याद रखना, बेस्ट कैटलिस्ट को बनाना। और वो बेस्ट कैटलिस्ट क्या क्या हो सकता है, माइक्रोब हो सकता है, फिर एंजाइम हो सकता है। माइक्रोब हो सकता है, एंजाइम हो सकता है। माइक्रोब क्यों बोले, कि अल्टीमेटली माइक्रोब बोलो, ये भी एक प्रोटीन बनाएगा, वही प्रोटीन तो एक्चुअल में काम करता है। हमें पता है कि हमारे बॉडी में अगर कोई, मेरा हेयर कलर ब्लैक है तो किसी ना किसी प्रोटीन से बना। प्रोटीन कहाँ से बना, डीएनए से बना। तो हम लोग डीएनए चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन चेंज हो रहा है। जब प्रोटीन चेंज हो रहा है तो हमारे पास ओवरऑल प्रोडक्ट चेंज हो जा रहा है। ये बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ये लाइन ऐसे ही लर्न करना है। समझाने के लिए मैं इतना समझाया, बट आपको पर्टिकुलर लाइन लर्न करना है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। ये बात क्लियर।
किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चलें, बताओ। सर यस सर। अब हमें हमारा पहला हेडिंग है एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। अब यहाँ से थोड़ा सा समझने वाला चीज़ें आएगा। पहला हेडिंग क्या है हमारे पास? एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर या एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है? एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर क्या क्या है। एप्लीकेशन एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में आपको क्या देखने को मिला। अब हमारे पास बात करते हैं कि हमारे पास एग्रीकल्चर में हम लोग क्यों जरूरत पड़ी। तो हमें तीन चीज, यानी कि जो इंक्रीज फूड प्रोडक्शन करना, प्राइमरली करने का मेन मोटिव क्या था? इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। क्या कर देना? इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। मेन मोटिव तो है हमारे पास क्या करना? इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। अब बारी आती है कि हमने बोल तो दिया कि फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, तो भैया कैसे करना है ये तो समझना है, किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद रखना है कि हमारे आप सभी को होप पता होगा, इंडिया में हमारे पास एक चीज़ हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन रिवॉल्यूशन। होप सभी को क्लियर होगा। नाउ दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, कौन बताएगा? एनीवन नो? किसी को पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन? चलो कोई बात नहीं। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था हमारे पास? हाँ बोलो। इसको हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति। क्या बोलते हैं इसको? हरित क्रांति। ओ भाई हिंदी लिखे हुए कैसा हो गया? हरित क्रांति। क्या बोलते हैं इसको? हरित क्रांति। नाउ दिस हरित क्रांति क्या बोलते हैं? इसमें हरित क्रांति में क्या होता है कि हमारे पास इनिशियली जब इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ही तेजी के साथ ग्रो कर रहा था, बट हमारे पास क्या था कि जो प्रोडक्शन था फूड का वो बहुत कम था। प्रोडक्शन का फूड का क्या था? कम था। जब हरित क्रांति इंडिया में डेवलप हुआ तो हमारा प्रोडक्शन 3x हो गया। कितना हो गया? 3x, यानी 3 टाइम इंक्रीज हुआ। कितना टाइम इंक्रीज हुआ? 3 टाइम इंक्रीज हुआ। ये बात याद रखना। कितने टाइम इंक्रीज हुआ? 3 टाइम इंक्रीज हो गया ड्यू टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन। और इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए थे उनका नाम था हमारे पास, दैट इज द MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। ये भी बात आपको याद रखनी है। कौन थे हमारे पास? MS स्वामीनाथन। याद रहेगा सभी को। हरित क्रांति किसने लाया? MS स्वामीनाथन ने। किसने लाया? MS स्वामीनाथन। अब MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रिवोल्यूशन में हमारे पास प्रोडक्ट 3 गुना बन गया। बट ये कैसे बना? कोई ना कोई रीजन होगा। तो ये हमारे पास इन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन में यूज किया हुआ हमारे पास फर्टिलाइजर। क्या यूज हुआ हमारे पास? फर्टिलाइजर्स। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ये जो फर्टिलाइजर्स था ऑर्गेनिक नहीं था। पहली बात यही ध्यान रखना, ऑर्गेनिक नहीं था। ऑर्गेनिक नहीं था, क्या था हमारे पास? तो ध्यान रखना ये केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर से। कौन से थे हमारे पास? केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर था। अब इसके बाद क्या है कि जो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजेशन है इसका कुछ साइड इफेक्ट है। इसका क्या हमारे पास साइड इफेक्ट है? जैसे पॉल्यूशन क्रिएट करता है, कुछ टाइम के बाद वो जो सॉइल है वो अनफर्टाइल हो जाता है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। बट उस समय अगर ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं आता तो इंडिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या होता? मर जाता, क्योंकि हमारे पास फूड ही नहीं था इतना। हमारे पास फूड ही नहीं था इतना। ये बात समझ में आए? तो इसमें हमारे पास आपका पंजाब स्टेट इस समय मतलब जो ग्रीन रिवोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रोल प्ले किया था। पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये दोनों स्टेट सबसे ज़्यादा हमारे पास ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या पार्टिसिपेट किया था। एंड ये दोनों स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट था फॉर द ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए। किसके लिए? ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए। पंजाब में मल्टीपल वेराइटी ऑफ फूड था, जबकि गेहूं में हमारे सॉरी यूपी में क्या था हमारे पास? शुगर केन और साथ में हमारे पास वीट। जबकि पंजाब में मल्टीपल वैरायटी ऑफ वीट, राइस सबके लिए इंपॉर्टेंट था। तो ग्रीन रिवोल्यूशन से इंडिया को बचाया गया उस टाइम पे। हालांकि इसके कुछ ड्रॉबैक जरूर थे। इसी ड्रॉबैक को ट्रीट करने के लिए स्टडी क्या हुआ? एडवांस हुआ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फूड प्रोडक्शन करने के लिए अल्टीमेटली अब हमारे पास 3 तरीका है। अल्टीमेटली हमारे पास इंक्रीज करने के लिए 3 तरीका है। वो 3 तरीका कौन से है उसको यहाँ पे लिखता हूँ और एक एक को हम लोग समझेंगे। ये तो बैक ऑफ द स्टोरी था कि इस तरीके से हमें जरूरत पड़ी तब हम लोग ये सब किए। तो पहला तरीका हम लोग पर कितने तरीका हमारे पास इंक्रीज करने का? 3 तरीका। कितना? 3 तरीका, जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। पहला तरीका था क्या? एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। क्या हो गया हमारे पास? एग्रो। और आज भी इंडिया में सबसे ज़्यादा यही है। ऑर्गेनिक नहीं कोई कर पाएगा। अगर बहुत ह्यूज प्रोडक्शन करना है तो ऑर्गेनिक खेती एक्सपेंसिव होता है। तो देखते हैं हम लोग एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर इस तरीके से मैंने आपको कहानी के तौर में बता दिया। तो एग्रो केमिकल बेस्ड
एग्रीकल्चर में हम लोग यूज क्या करते हैं, यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। दो वर्ड याद रखना, वर्ड टू वर्ड चलना है। किसका यूज करते हैं हम लोग, फर्टिलाइजर्स एंड, और दूसरा वर्ड क्या था हमारे पास, दैट इज द पेस्टिसाइड्स। ये क्या हो गया हमारे पास, पेस्टिसाइड्स। इन दोनों को यूज करके हम लोग अपने प्रोडक्शन को इन्हांस कर सकते हैं। हम लोग अपने प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या थी, इन्हांस हो जाता था बट प्रॉब्लम स्टिल था। इसका दो प्रॉब्लम था, एक कि ये लार्ज स्केल पे तो सही है, इसके लार्ज स्केल पे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है, बट फॉर द स्मॉल फार्मर लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर सकते हो, बट स्मॉल फार्मर के लिए, किसके लिए, अगर कोई छोटा किसान है उस कंडीशन में ये क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है हमारे पास, एक्सपेंसिव हो जाता है। क्या हो जाता है हमारे पास, एक्सपेंसिव होता है। और दूसरा सबसे इसका बिगेस्ट प्रॉब्लम है, इट कॉज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्या कॉज करता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब मैंने यहाँ पे वर्ड ये क्यों लिखा तो इसको ध्यान से समझो, डिग्रेडेशन। आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है, दैट इज द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज करता है। क्या कॉज करता है हमारे पास, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। और यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। डिग्रेडेशन इस तरीके से करता है, ये मल्टीपल एस्पेक्ट में इम्पैक्ट करता है, सिर्फ एक एस्पेक्ट में नहीं, मल्टीपल एस्पेक्ट में क्या होगा हमारे पास, ये वाटर पॉल्यूशन करेगा। क्या करेगा, वाटर पॉल्यूशन कर देगा। और क्या करेगा हमारे पास, सॉइल को लॉन्ग टर्म में क्या बना देगा, अगर आप सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हो और बार बार एक के बाद इस प्लांट के बाद दूसरा प्लांट नहीं लगा रहे हो जो उसको कॉम्पनसेट कर दे, तो अगर किसान को नहीं पता है उस कंडीशन में उसका सॉइल क्या हो जाएगा हमारे पास, अनफर्टाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, अनफर्टाइल हो जाएगा, दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा ये यानी कि सॉइल अनफर्टाइल होगा तो इसी को हम लोग बोल देंगे सॉइल पॉल्यूशन भी करता है। और ये कहीं कहीं पे पैंडेमिक डिजीज भी कॉज कर देता है। क्या कर देता है हमारे पास, पैंडेमिक डिजीज भी कॉज कर सकता है अगर इसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हुआ, या फिर प्रॉपर उसमें कोई इसके आसपास आ गया, उस कंडीशन में हमारे पास ये सारा प्रॉब्लम हो सकता है किसका, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर से। 4 पॉइंट आपको याद रखना है, एक चीज दैट इज द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज करता है, और साथ में हमारे पास क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। ये दोनों वर्ड आपके एनसीईआरटी में दिया है तो आपको याद रखना है, दिस वर्ड एंड द दिस वर्ड, ये दोनों वर्ड आपको नहीं भूलना है। बाकी पैंडेमिक डिजीज का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में, वेल डिफाइंड रीजन में, ऐसा नहीं कि कहीं भी नहीं हो रहा, ये बात क्लियर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैंडेमिक डिजीज। ये बात समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। और पैंडेमिक का मतलब पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि आपने उस चीज़ों को समझो, मतलब अगर मैं बोलूँ ये तो वैसे होने के लिए विश्व में भी हो सकता है और पूरे इंडिया में। मान लो ये अर्थ सरफेस है, ये हम पैंडेमिक क्यों बोल रहे हैं उसके लिए समझो। मान लो दिस इज द अर्थ सरफेस, और इस अर्थ पे मान लो कि हमारे पास इस एरिया में हम लोग यूज किए इस फर्टिलाइजर्स को, तो ये पूरे एरिया में क्या इसका इफेक्ट होगा, इस पूरे एरिया में इसका इफेक्ट हो सकता है। अगर इसको यहाँ पे भी तुम ट्रीट नहीं किए, प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं किए, तो अगर मान लो यहाँ का वाटर घूम के यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, यहाँ पे भी क्या होगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बात समझ में आ गया, क्लियर है सभी को। जैसे हिंदी में बोल देते हैं ना इसको Yes, sir. महामारी, क्या बोल देते हैं, महामारी, उस टाइप का ये प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। इसको मैं मिटा देता हूँ, क्लियर है सभी को, आगे चलें। Yes, sir. चलो ये समझ गए Yes, sir. एग्रोबेस। दूसरा है हमारे पास ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। दूसरा क्या हमारे पास, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। दूसरा क्या हमारे पास, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। ये बात क्लियर। चलो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्या होता है, इसका एक प्रॉब्लम, एक तो एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव होने के कारण बहुत सारे स्मॉल किसान या फिर बहुत सारे किसान इवन जो लार्ज स्केल पे कर रहे हैं वो भी क्या हो सकते हैं, इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। एक्सपेंसिव पहला रीजन है। दूसरा रीजन इससे भी ज़्यादा बेकार रीजन है, ये क्या होता है कि इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। यानी कि जो ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर बन रहा है, जो ऑर्गेनिक मीडियम बन रहा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाना, ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, जिसके वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या होता है हमारे पास, लेट हो जाएगा। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारे पास, लेट होगा। और जब लेट होगा प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें अभी चाहिए। मान लो तुम्हें आज खाना चाहिए, 2 दिन बाद कोई दे रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो ये जो है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्सपेंसिव है, और साथ में क्या होता है हमारे पास, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता है, जिसके वजह से ये भी बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं है प्लांट को इन्हांस करने के लिए, यानी कि प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए। फॉर द स्मॉलर स्केल आपको अपने घर के लिए करना है या एक गाँव मतलब कुछ लोगों के लिए करना, तो आप ऑर्गेनिक खेती कर सकते हो। बट अगर मैं बोलूँ कि ऑर्गेनिक खेती करके मैं पूरे एक स्टेट को या फिर एक डिस्ट्रिक्ट को कर दूँ, नॉट पॉसिबल, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसी दोनों चीज़ में प्रॉब्लम हो गई। अब आता है तीसरा चीज़ कि हम लोग प्लांट को ही इस तरीके से बना दें, इस तरीके से बना दें कि हमें कम से कम समय में और बिना एक्स्ट्रा ये सारी चीज़ें यूज किए प्लांट ही अपने आप को बेटर इल्ड दिए, प्लांट ही क्या दे, बेटर इल्ड दे, बेटर प्रोडक्शन दे। उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। क्या बोल देंगे, जेनेटिकली जेनेटिकली इंजीनियर्ड, इंजीनियर्ड कौन सा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ये बात क्लियर। क्या बना देना हमारे पास, क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। किसी को कोई दिक्कत, यानी कि जेनेटिकली No, इंजीनियर्ड sir. क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करना। अब इसमें क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, वी यूज क्या करेंगे, वी यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड कल्चर, अरे कल्चर कर दिया, मॉडिफाइड क्रॉप, कल से मैं बायोटेक में हूँ ना, इस वजह से वी यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं जीएमओ। क्या बोल सकते हैं, जीएमओ। बट ध्यान से समझना, जीएमओ जो वर्ड है ना, इसमें प्लांट भी आ जाएगा, एनिमल भी आएगा। जीएमओ का फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब ये ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, यानी कि जीएमओ के अंदर क्या क्या आएगा, ये भी एनसीईआरटी में आपको लिख दिया है। अगर मैं जीएमओ बोलूंगा तो क्या क्या आएगा, तो ध्यान से समझना, प्लांट आएगा, बैक्टीरिया आएगा, फंजाई आएगा, एनिमल आएगा। क्या आएगा हमारे पास, प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल एंड एनिमल्स, ये सब जीएमओ हो सकते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं कि इसके जीन को हम लोग क्या कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं। और ये कैसे अल्टर करते थे, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी में, ये बात समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत, तो 3 हेडिंग याद रखना आपको कि एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ये बात क्लियर, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आपको याद रखना ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, तीसरा होता है जीएमओ बेस्ड एग्रीकल्चर। क्या हो गया, जीएमओ बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको एस्पेक्ट समझना है कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर है, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके क्या हमारे पास एडवांटेज क्या हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसको एज इट इज, और दिस इज द इम्पॉर्टेंट लाइन्स, और ये आपको एज इट इज याद रखने हैं, एज इट इज आपको याद रखने हैं। ये बात क्लियर, क्या हुआ, ठीक है। ये क्या आपको एज इट इज आपको याद रखने हैं, क्लियर। देखो, एडवांटेज और जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स, क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या हमारे पास एडवांटेज है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा, इट मेक्स क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, कोल्ड, ड्राउट, सॉल्ट एंड हीट। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है हमारे पास, अगर किसी प्लांट को हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाएंगे तो वो किससे टॉलरेट कर सके, तो ध्यान से समझना, ये टॉलरेट क्या करेगा, किससे, एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, क्या होता है हमारे पास, नॉन लिविंग। और इसमें नॉन लिविंग क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ जाए तो भी नहीं खराब होगा, बहुत ज़्यादा ड्राउट कंडीशन होगा तो भी सर्वाइव कर जाएगा, सेलिनिटी हो जाएगा, जैसे फ्लड सिचुएशन आता है, तो फ्लड सिचुएशन में हमारे पास यही होता है, क्या होता है कि सेलिनिटी बढ़ जाता है, जिसके वजह से सेलिनिटी जब बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लांट मर जाता है। बट अगर जीएमओ प्लांट होगा तो वो एक लेवल तक स्ट्रेस झेल सकता है, एक लेवल तक स्ट्रेस को झेल सकता है। और क्या, हीट, यानी कि वन वर्ड में याद रखना है कि क्रॉप को कैसे बनाना, टॉलरेंट टू द एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस, एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब होता है कि हमारे पास नॉन लिविंग थिंग, क्या होता है हमारे पास, नॉन लिविंग थिंग। ये बात क्लियर, क्या होता है हमारे पास, नॉन लिविंग थिंग। और नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा हमारे पास, कोल्ड, ड्राउट, सॉल्ट, हीट, इटीसी। ये लाइन क्लियर हुआ सभी को, आगे चलें, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, देखो कोई किसी को बोरिंग लग रहा हो तो पहले बता देगा,
ये बोरिंग है नहीं, आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, ये बात क्लियर। देखो नेक्स्ट हमारे पास पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप बनाना, रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। अब देखो जो हम लोग पढ़े थे कि मैंने बताया था जो हरित क्रांति में क्या देखे थे, मैंने दो एस्पेक्ट देखे थे। हरित क्रांति में दो चीज़ हो रहा था, एक हम लोग यूज करते हैं फर्टिलाइजर, क्या यूज करते हैं, फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर तो हमें यूज करना ही पड़ता है। दूसरा हम लोग यूज करते हैं सेलिनिटी। हाँ, आपने किसी ने कुछ पूछा, क्या है जी हाँ, सेलिनिटी का मतलब होता है हमारे पास सॉइल में सॉल्ट कंसंट्रेशन का इंक्रीज, सॉइल में सॉल्ट कंसंट्रेशन का इंक्रीज, ये बात क्लियर हो गया। चलो इससे होता है सेलिनिटी। चलो मैं क्या बोल रहा था आपको, अब मैं बोल रहा था कि हम लोग अभी देखे थे फर्टिलाइजर का यूज कर रहे थे, और दूसरा चीज हम लोग क्या कर रहे थे, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यूज कर रहे थे हम लोग, दैट इज द पेस्टिसाइड, दैट इज द पेस्टिसाइड्स। तो अगर हम लोग जीएमओ क्रॉप यूज करेंगे तो हमें इसको यूज नहीं करना पड़ेगा, ये पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पेस्ट रेसिस्टेंट अगर हम लोग प्लांट बना देंगे, मान लो कि कोई प्लांट है वो किसी इंसेक्ट उसको खराब कर दे रहा है, बट प्लांट को हम लोग इस तरीके से बना देंगे कि वो इंसेक्ट उसके पास आएगा या नहीं, मर जाएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे बीटी कॉटन में किस तरीके से, इससे फायदा क्या हुआ, हम लोग पेस्टिसाइड नहीं यूज करेंगे। जब पेस्टिसाइड नहीं यूज करेंगे तो हमारा फायदा क्या हुआ, पैसा भी नहीं लगेगा। दूसरा फायदा क्या हुआ कि इन्वायरमेंट को भी डैमेज नहीं हुआ, यानी कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी नहीं होगा। तो ये हो गया फायदा, पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स बनाने से किसका रिड्यूस हो जाएगा, हमारे पास केमिकल पेस्टिसाइड्स का। नेक्स्ट, इट रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ये क्या करेगा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अब इसका मतलब मान लो दिस इज द गेहूं का प्लांट, ये क्या हमारे पास गेहूं का प्लांट है, किसका, वीट का प्लांट है। अब बहुत सारे जो लोग खेती किए होंगे और उनको पता होगा, या फिर आप लोग आलू का खेती किए होंगे, कुछ बेस थोड़ा बहुत अगर आप लोग गांव में देखे होंगे तो मान लो दिस इज द वीट, ये क्या हमारे पास वीट है, और मान लो ये भी राइस है। तो जब आप लोग खेती करोगे या फिर खेत में जाओगे आप लोग देखोगे कि जनरली कुछ प्लांट क्या होता है कि प्लांट तो बढ़िया ग्रो किया बेचारा, प्लांट बढ़िया ग्रो किया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, उस पर फली भी था, फली भी बहुत अच्छे से बना, यानी कि जो उसका प्रोडक्ट है वो भी अच्छे से बना। बट हुआ क्या, या तो कभी इसका स्टेम वीक है, क्या है हमारे पास, स्टेम वीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बेचारा प्लांट या हवा का तेज झोंका चला और ये नीचे गिर गया, पकने से पहले नीचे गिर गया, और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो फार्मर का उसने पूरा ये प्लांट था वो क्या हो गया, हमारे पास बर्बाद हो गया, और इसके अंदर जो फली था गेहूं का चावल वो भी बर्बाद हो गया, क्योंकि जैसे जमीन में जाएगा तो जमीन में माइक्रोब से उसको इन्फेक्ट कर देता है। पूरा प्रोडक्शन एल्ड अप्रॉक्स अगर मान लो उसका 100 kg निकल रहा है, तो इस सिनारियो में लास्ट में बचते बचते उसके पास सिर्फ 20 kg बचता है, अप्रॉक्स 80% लॉस हो जाता है अगर पूरा का पूरा प्लांट लॉस हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को बचाने के लिए अगर हम लोग ऐसे प्रोडक्ट यूज करेंगे जिसका हमारे पास स्टेम या इसका जो कुछ भी हाइट है, स्टेम है, ये सब क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, क्या रहता है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग रहता है। दूसरा कंडीशन, इस पे जल्दी से कोई इम्पैक्ट भी नहीं करता है कोई केमिकल, मतलब केमिकल इन द सेंस कोई बैक्टीरिया वायरस, जिसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इट रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। ये बात क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये तो अभी काटने से पहले की बात है। अब काटने के बाद का जो होता है पोस्ट हार्वेस्ट कैसे बचा सकते हैं, मान लो काटने से पहले भी लॉस हो जाता है तो उसके लिए हमें स्टेम ये सब मजबूत रखना है। अब काटने के बाद भी अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं रहेगा तो आप उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करोगे ना, स्टोर करोगे। जब स्टोर करोगे तो ध्यान समझना, स्टोर करोगे अगर जीएमओ नहीं रहेगा यानी फिर अच्छी क्वालिटी का नहीं रहेगा, तो उस केस में जहाँ पे स्टोर करोगे वहाँ पे ये इजिली खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजिली खराब हो जाएगा। जब इजिली खराब ना हो तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ऐसे प्लांट बनाते हैं जो एडवर्स सिनारियो में भी क्या हो सके, सर्वाइव कर सके, क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। ये बात समझ में आ गया। तो दो चीजें मैंने यहाँ पे बताया, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज में पहले हमें समझना है कि हार्वेस्ट होने से पहले भी इसको बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं कि कोई धान होता है हवा चला तुरंत गिर गया, किसी का धान देखोगे हवा चलेगा बट गिरेगा नहीं, बिकॉज ऑफ उसका जो स्टेम है वो सब कुछ क्या मजबूत है। तो डिफरेंट वेराइटी को हम लोग क्रॉस करके या डिफरेंट चीज़ को क्रॉस करके मटेरियल को यूज करके, मतलब क्या यूज करेंगे, डीएनए यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, डीएनए, ताकि वो प्लांट मजबूत रहे और उसके बाद भी उसका जो प्रोडक्ट है उसको स्टोरेज करने समय भी वो खराब हो सकता है। अगर वो जीएमओ रहेगा तो उस टाइम भी खराब नहीं होता है। आप लोग हर साल नहीं सुनते होंगे कि किसी स्टोरेज बोर्ड मतलब गांव में अगर हालांकि वहाँ पे तो गवर्नमेंट और साथ में बहुत लोग की मिस्टेक होती है कि कोल्ड स्टोरेज में फूड या सीड आपने रखा है और वहाँ पे जर्मिनेट कर गया, हमें नहीं कराना था जर्मिनेट बट कर गया, दिस इज लैक ऑफ मैनेजमेंट। और ऑल्सो अगर बहुत वैसा रहेगा हमारे पास सेंसिटिव सीड रहेगा तो वहाँ पे इजिली क्या हो जाएगा, इरप्ट हो जाएगा। बट जेनेटिकली मॉडिफाइड रहेगा तो
वो जनरली हमारे पास इरप्ट नहीं होगा जब तक हम लोग उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं देंगे। ये बात क्लियर? आगे चलें। आप लोग देखो ऐसा प्लांट कि जब कभी आंधी आता है, कुछ आता है, तो प्लांट पूरा सेड ऑफ हो जाता है, नीचे की तरफ गिर जाता है, तो उस समय उस किसान का पूरा लॉस हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास द इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट्स, इट प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉर्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। इससे क्या होता है हमारे पास इंक्रीज इफिशियंसी, यानी कि कम से कम, ध्यान से सुनना, इफिशियंसी का मतलब होता है जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरी गाड़ी मान लो कि 50 की माइलेज दे रही है, इट मीन्स मेरा जो व्हीकल है वो ज़्यादा इफिशियंट है, और मान लो तुम्हारी गाड़ी अगर 40 का दे रहा है, इट मीन्स मेरा जो व्हीकल है वो मोर इफिशियंट है देन योर। इफिशियंसी इंक्रीज का मतलब होता है कि कम से कम रिसोर्स में, लेस रिसोर्स, ध्यान से सुनना, लेस रिसोर्स से मोर प्रोडक्ट बनाना। क्या बनाना? मोर प्रोडक्ट बनाना। इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इफिशियंसी। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है? लेस मिनरल यूज करना है। क्या यूज करना है? लेस मिनरल यूज करना है, जिसके वजह से हमारा जो प्रोडक्ट क्या हो हमारे पास बेटर मिले। अब ऐसा नॉर्मल प्लांट होगा वो लेस मिनरल यूज नहीं करता है, वो ज़्यादा मिनरल यूज करता है, प्रोडक्ट भी कम देता है। इसमें क्या हो रहा है? कम से कम मिनरल यूज करना और प्लांट से अच्छा प्रोडक्ट बनाना। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इफिशियंसी। तो ध्यान से समझना, इंक्रीज इफिशियंसी को रटना नहीं, समझना है। इंक्रीज इफिशियंसी का मतलब हुआ किसके द्वारा? प्लांट्स के द्वारा, कि कम से कम रिसोर्स यूज करना। और प्लांट के लिए रिसोर्स क्या है? मिनरल ही तो है। जमीन के अंदर क्या है? मिनरल्स है। और क्या है हमारे पास? मिनरल्स है, सॉइल वाटर है, आप जो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर दे रहे हो वो सब है। तो कम यूज करना और प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीज इफिशियंसी। और इससे फायदा क्या होगा कि उस एरिया में सॉइल की फर्टिलिटी लंबे समय तक बना रहेगा। लंबे समय तक क्या रहेगा? बना रहेगा, यानी कि जल्दी खत्म नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिख दिया है? अर्ली एग्जॉशन का मतलब जल्दी नहीं खत्म होगा, लंबे समय तक बना रहेगा। ये पॉइंट भी होप सभी को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? Yes, sir. चलो अब यहाँ पे ध्यान से समझो। नेक्स्ट है हमारे पास इट इनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू। क्या इनहांस कर देता है? न्यूट्रिशनल वैल्यू। एग्जांपल याद रखना, इससे क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज अ गोल्डन राइस। और गोल्डन राइस क्या होता है हमारे पास? विटामिन ए। अब इसका फायदा देखो, हम लोग राइस खाते हैं, हमें राइस खाते हैं, क्या मिलता है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल जाएगा राइस खाने से? राइस खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, अच्छा सोर्स है, एनर्जी मिलता है, हमें खाना पड़ेगा। बट अगर इसी राइस में अगर हम लोग फोर्टिफाइड कर दें, इसको ध्यान से समझना, फोर्टिफाइड, आप लोग कभी दूध का पैकेट लोगे ना तो उस पर लिखा रहता है फोर्टिफाइड विथ विटामिन ए डी ई के, यानी कि दूध के अलावा उसमें अलग से हम लोग विटामिन ऐड किए हैं। ये तो एक नॉर्मल कहानी है। उसी तरीके से चावल के अंदर यानी राइस के अंदर हम लोग जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके, क्या करके? जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इसके अंदर हम लोग क्या डाल दें? विटामिन ए को बनाने वाला क्या डाल दे? बनाने वाला हम लोग क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे उसके अंदर? विटामिन ए को बनाने वाला डीएनए डाल देंगे। तब जब वो प्लांट बनेगा तो उस राइस के अंदर हमारे पास विटामिन ए भी बनेगा, यानी वो प्रोटीन भी बनेगा, जिसके वजह से उस राइस के अंदर क्या आ जाएगा? विटामिन ए भी आ जाएगा। तो जब कोई उस पर्सन को खाएगा तो कार्बोहाइड्रेट के साथ विटामिन ए भी मिलेगा। तो इसका एग्जाम्पल है गोल्डन राइस। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? गोल्डन राइस। ये बात समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखना, गोल्डन राइस। इससे क्या फायदा हुआ? ये चीज़, ये 5 बातें एनसीईआरटी में लिखा है, एज इट इज लिखा है, जस्ट लाइन बाय लाइन लिख दिया है, जो आपको पढ़ना है। जब आप इसको दोबारा पढ़ोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट में एनसीईआरटी में कितना दिया? 5 चीजें दिया, 1 2 3 4 5। छठा भी दिया है लेकिन पैराग्राफ थोड़ा चेंज करके दे दिया, टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई। टेलर मेड का मतलब होता है मर्जी के अकॉर्डिंग। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, अब मैं मॉल में गया, शर्ट खरीदा, कभी हाथ बड़ा हो जा रहा है, कभी कुछ बड़ा हो जा रहा है, नहीं पसंद आ रहा है। बट टेलर मेड का मतलब ह्यूमन जैसा चाहता है उसके अकॉर्डिंग प्लांट को मॉडिफाई कर लेना। प्लांट को क्या कर लेना? मॉडिफाई कर लेना। क्यों करना? सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्स लाइक स्टार्च, फ्यूल्स, फार्मास्यूटिकल्स, पीटीसी टू द इंडस्ट्री। किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए। तो ये भी एक फायदा है किसका हमारे पास? जीएमओ का। ये बात क्लियर? टेलर मेड का मतलब होता है कस्टम, अपने अकॉर्डिंग प्लांट को चेंज कर देना। प्लांट को चेंज इतना आसान नहीं होता है, उसका डीएनए चेंज करना पड़ता है। ये बात क्लियर? जब डीएनए चेंज करेंगे प्रोटीन चेंज होगा, प्रोटीन चेंज होगा तो फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? No, sir. बोरिंग तो नहीं लगा? No, sir. चलो अब हमें समझने वाला आएगा, अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब यहाँ से समझने वाला टॉपिक है पहला। यहाँ अब हमें पढ़ना है पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट, यानी कि
किस तरीके से हम लोग प्लांट को पेस्ट रेसिस्टेंट बनाएंगे, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। अभी तक देखो, अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात पे गए हैं। देखो अभी तक हम लोग एप्लीकेशन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे थे, ये अब हमारे पास ये वाला है, दैट इज द पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। मुझे पढ़ाना था टिश्यू कल्चर, बट मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया कि वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा टाइम लगेगा, इसी वजह से मैं पहले इसको खत्म कर ले रहा हूँ। कौन सा? पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। चलो नेक्स्ट हमारे पास पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट कौन कौन सा है, किस तरीके से है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ये बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे इसका जस्ट काम होता है, दे एक्ट एज बायोपेस्टिसाइड्स। किसकी तरह काम करते हैं ये? दे एक्ट एज बायोपेस्टिसाइड। इट मीन्स कि हम लोग केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं, बायोलॉजिकली हम लोग क्या कर दे रहे हैं, कोई भी जो पेस्ट आ रहा है उसको मार दे रहे हैं, यानी कि जो इंसेक्ट आ रहा है उसको हमने क्या कर दें, किल कर दे रहे हैं। ये बात क्लियर? अब इससे फायदा क्या हुआ? इट रिड्यूस द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड। इससे फायदा क्या हुआ हमारे पास? रिडक्शन इन यूजेज ऑफ इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड्स जो हम लोग यूज करते हैं अब हमें यूज नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जितना एनसीईआरटी में लिखा है वही एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं हमारे पास? बीटी कॉटन। अभी मैं बताऊंगा बीटी का मतलब क्या होता है, और गलती नहीं करना, बीटी का मतलब बायोटेक नहीं होता। बीटी कॉर्न क्या होगा हमारे पास? बीटी कॉर्न। और क्या होता है हमारे पास? राइस, टोमेटो, पोटैटो, राइस, पोटैटो, टोमेटो, सबके आगे बीटी है, ये बात क्लियर। और साथ में हमारे पास है सोयाबीन, सोयाबीन। बीटी का मतलब बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, एकदम क्लियर कट ध्यान रखना। बीटी क्यों है अभी हम लोग देखेंगे। पहला हेडिंग है हमारे पास बीटी कॉटन। फर्स्ट हेडिंग क्या है हमारे पास? बीटी कॉटन। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। हम इसको पहले मैं समझा दे रहा हूँ आपको, उसके बाद एनसीईआरटी का जो लाइन है 8-10 लाइन है उसको आपको पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन इसलिए पढ़ना है क्योंकि वहां से डायरेक्टली स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बार बार पूछ देता है, तो उस चीज़ को समझते हैं। समझाने के लिए बहुत ही छोटा टर्म में हम लोग समझेंगे। बेसिकली ये जो बीटी कॉटन है, इस बीटी कॉटन में होता क्या है, हमारे पास एक टॉक्सिन है जिसका नाम है बीटी टॉक्सिन। एक टॉक्सिन है जिसका क्या नाम है हमारे पास? बीटी टॉक्सिन। अब इस चीज़ को ध्यान से समझो, ये बीटी टॉक्सिन आया कहाँ से? तो इसकी थोड़ा समझते हैं कि बीटी टॉक्सिन कहाँ से आया। तो हमारे पास इंसेक्ट है। क्या है हमारे पास? इंसेक्ट है। ये जो इंसेक्ट होते हैं ना, ये इंसेक्ट प्रॉब्लम करता है किसको? प्लांट को भी। ध्यान से सुनना, ये इंसेक्ट प्रॉब्लम किसको करेगा? प्लांट को भी परेशान करेगा। और ये इंसेक्ट किसको परेशान करेगा? और किसको? डेट इज द बैक्टीरिया को भी। किसको करेगा हमारे पास? बैक्टीरिया को। ये थोड़ा जिद्दी टाइप का इंसेक्ट है। इंसेक्ट जनरली परेशानी करते हैं, जैसे ग्रास हॉपर हो गया, अलग अलग टाइप के इंसेक्ट हो गया, बट मैं यहाँ पे ग्रास हॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ। इंसेक्ट बहुत सारे हैं जो आर्थ्रोपोडा में आप लोग जितना सोच सकते हो कुछ भी सोचो। इंसेक्ट ये प्लांट को भी परेशान करता है और किसको करता है? बैक्टीरिया को भी परेशान करता है। तो प्लांट को जब ये परेशान करता है, बेचारा प्लांट तो निपट जाता है, या तो मर जाएगा या फिर हमारा प्रोडक्टिविटी मान लो 100% होना चाहिए तो बचता है 20%। अब भाई 20% तो लागत ही लग गया किसान का, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बीटी कॉटन क्यों हुआ कि जब हम लोग इसको पहली बार बनाए थे, जो बीटी कॉटन था किसको लिए? कौन सा प्लांट था? कॉटन था। कौन सा प्लांट था हमारे पास? कॉटन प्लांट था। इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं बीटी कॉटन। समझो, ये इंसेक्ट क्या किया हमारे पास? प्लांट को भी परेशान करता था, ये इंसेक्ट हमारे पास बैक्टीरिया को भी परेशान करता था। तो अब इसका क्या फायदा हुआ कि बीटी टॉक्सिन आया कहाँ से? तो ध्यान से समझो, बीटी टॉक्सिन आया एक बैक्टीरिया से। कहाँ से आया? बैक्टीरिया से, जिस बैक्टीरिया का नाम था दैट इज द बैसिलस थुरिनजेनेसिस। क्या बोलेंगे? बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ये बात क्लियर? बैसिलस थुरिनजेनेसिस। और इसका शॉर्ट नाम यानी कि एक जेनरिक ले लिए और क्या ले लिए हम लोग, और दूसरा क्या ले लिया हम लोग? दैट इज द, इस बैक्टीरिया का नाम क्या होगा हमारे पास? बैसिलस थुरिनजेनेसिस। और यहाँ पे ध्यान से समझो, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, अंडरलाइन, क्योंकि इटैलिक्स में नहीं लिखा हुआ है तो अंडरलाइन करना हमारी मजबूरी है। ये था बैक्टीरिया। अब हम इसी बैक्टीरिया का ये ले लिए यानी कि जीनस का नाम, और इसी का इनिशियल हम लोग ले लिए स्पीसीज का नाम। दैट्स वाई वी कॉल्ड बीटी। दैट्स वाई वी कॉल्ड बीटी। सर्सन रीजन वाला क्वेश्चन आ सकता है। बीटी का मतलब कहीं नहीं होता है बायोटेक्नोलॉजी। बी फॉर द बैसिलस, टी फॉर द थुरिनजेनेसिस। ये बात क्लियर हो गया सभी को? समझ में आया? Yes, sir. चलो अब हुआ क्या था, कहानी समझते हैं।
हुआ क्या कि ये मान लो बैक्टीरिया है, ये क्या हमारे पास बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर इसका खुद का जीनोम है, खुद का क्या है हमारे पास जीनोम है। अब ये जो इंसेक्ट था इसको इन्फेक्ट करता था, क्या करता था, इसको इन्फेक्ट करता था। जब इनफेक्ट क्या करेगा, मतलब इंसेक्ट बहुत बड़ा है और बैक्टीरिया क्या हमारे पास माइक्रोस्कोपिक है, बट ये इंसेक्ट जब भी इस बैक्टीरिया को अपने इसको खाएगा, इनको इनगल्फ करेगा, ये इंसेक्ट इस बैक्टीरिया को जब भी इसको इन्फेक्ट करेगा तो ये इंसेक्ट मर जाता था। ये इंसेक्ट क्या हो गया, किल, क्या हो गया, मर जाएगा, मर गया, किल हो गया। तो इस केस में क्या हुआ, कैसे हुआ, तो साइंटिस्टों ने देखा कि ये जो बैक्टीरिया क्या करता था, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता था, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता था जिसको हम लोग बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। और ये बीटी टॉक्सिन कुछ और नहीं है, ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन है। ये क्या हमारे पास क्रिस्टलाइन प्रोटीन क्या बना रहा था, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल प्रोटीन एनसीईआरटी में लिखा तो कोई बात नहीं, बात एक ही है, क्या बना था हमारे पास क्रिस्टल प्रोटीन। और इसी क्रिस्टल प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं बीटी टॉक्सिन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटी टॉक्सिन। ये बात समझ में आया। कौन बनाया, लाइन लिख के आ जाएगा, प्लांट नहीं बनाया, अभी तक प्लांट नहीं बनाया, इसको बनाया कौन, बैक्टीरिया। कौन बनाया, बैक्टीरिया बनाया। कब बनाया, जब ये इंसेक्ट क्या करता था, बैक्टीरिया को खा लेता था, तो बैक्टीरिया के अंदर जब इसको इनगल्फ लिया तो इसने एक प्रॉपर्टी डेवलप किया। प्रॉपर्टी क्या डेवलप किया, कैसे डेवलप किया, वो प्रॉपर्टी क्या था हमारे पास, क्रिस्टल प्रोटीन। तो क्रिस्टल प्रोटीन कैसे बना, इसका जो डीएनए था, अभी अरे क्या आ गया ये, इसका जो डीएनए था हमारे पास अल्टीमेटली क्या होगा, उसके प्रति डिफेंस मैकेनिज्म बनाएगा। जब डिफेंस मैकेनिज्म बनाएगा तो डिफेंस मैकेनिज्म में ये प्रोटीन बनाया। याद करो अभी मैं बायोटेक पढ़ा रहा था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यही बैक्टीरिया बनाया था, यहाँ पे ये प्रोटीन यही बैक्टीरिया बना रहा है। तो बैक्टीरिया खतरनाक है और फायदा फायदा भी करता है, यानी बैक्टीरिया हार्मफुल एज वेल एज वेरी यूजफुल, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और एक सबसे ज़्यादा यूजफुल क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेट कर देता है। ये बात समझ में आ गया, क्लियर है, ये बात क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अब इसको डिटेल में मैं समझा रहा हूँ तो यहाँ पे गलती नहीं करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिख तो दिया है छोटा सा फॉर्म में, बट इतना आसान नहीं है। और दूसरा वाला मैं आप लोग से पूछूंगा कि आप लोग को कैसे पढ़ना है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अगर आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है तो मैं एनसीईआरटी को पढ़ाऊंगा। तो उसमें डिफरेंस है बिकॉज ऑफ कि पहले डिटेल में आता भी नहीं था, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन मैंने डिटेल में पढ़ा है, इस वजह से डिटेल में पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। बट शॉर्ट पढ़ाने में डिटेल में एक इशू है कि बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ना समझ में आए, थोड़ा सा टफ लगे। लेकिन डिटेल में पढ़ोगे तो जो एनसीईआरटी में बातें लिखी है ना वहाँ से गलती नहीं होगा, तो जैसा होगा आप लोग से मैं पूछ लूँगा। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे समझा रहा हूँ। क्या हुआ कि ये जो इंसेक्ट के अंदर, ये जो बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास क्या हो, ये प्रोटीन बन रहा है, कौन सा, क्रिस्टलाइन प्रोटीन बन रहा है। और ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ध्यान से सुनना, ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। ये बातें दी है एनसीईआरटी में, कैसा होता है, इनएक्टिव प्रोटीन होता है। कैसा होता है, इनएक्टिव प्रोटीन होता है। जब इनएक्टिव होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉक्सिन। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटॉक्सिन। अरे कहाँ गया, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोटॉक्सिन। क्या बोलेंगे, प्रोटॉक्सिन। यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जब ये प्रोटीन बना तो इनएक्टिव रहता है। कैसा रहता है हमारे पास, इनएक्टिव रहता है। ये बात समझ में आ गया, क्लियर है, बोलो। Yes, sir. चलो, अब बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोटॉक्सिन इनएक्टिव रहता है। अब यहाँ ध्यान से समझना, ये महान इंसान है, मतलब ये जो टॉक्सिन है ये भी खतरनाक किस्म का इंसान है। ये पर्टिकुलर पीएच पे काम करता है, ये पर्टिकुलर पीएच पे काम करता है। अगर बैक्टीरिया के अंदर पीएच एसिडिक था, एसिडिक होने की वजह से इनएक्टिव है। तो ये लाइन याद रखना, इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कैसा है, एसिडिक पीएच है। ये बात क्लियर। अब जैसे ही ये कहाँ पे गया, इंसेक्ट के गट में, कहाँ पे गया, इंसेक्ट के गट में पहुंचा। जब ये इंसेक्ट के गट में पहुंचा तो क्या होगा, ये प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटॉक्सिन क्या हो जाएगा हमारे पास, कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव में। कैसे हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव कंडीशन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव प्रोटीन में। किस में कन्वर्ट हो गया, एक्टिव प्रोटीन में। किस में कन्वर्ट हो गया, एक्टिव प्रोटीन। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इंसेक्ट के गट के अंदर, इंसेक्ट का गट के अंदर हमारे पास क्या होता है, अल्कलाइन पीएच होता है। क्या होता है, अल्कलाइन पीएच होता है। तो याद रखना है, लाइन कुछ भी बना सकता है, हाइपोथेटिकल इन द सेंस स्टेटमेंट का फॉर्म, ग्रामर कुछ भी हो सकता है। तो प्रोटॉक्सिन एसिडिक होता है, ये प्रोटॉक्सिन क्या होता है, इनएक्टिव होता है, एसिडिक मीडियम में इनएक्टिव होता है। जैसे ये इंसेक्ट के गट में जाता है ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द अल्कलाइन पीएच, बिकॉज ऑफ द अल्कलाइन पीएच। ये बात समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत,
ठीक है, बोलो। Yes, sir. अब इससे क्या होगा, जब ये अल्कलाइन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तो एक्टिव होके क्या होगा, ये क्रिस्टल के फॉर्म में था, देखो किसके फॉर्म में था, क्रिस्टल के फॉर्म में, मैंने क्या बताया, क्रिस्टल के फॉर्म में। अब ये जो क्रिस्टल क्या होगा, जैसे ही इसको बेसिक पीएच मिलेगा, क्या मिलेगा हमारे पास, अल्कलाइन मीडियम बनेगा, ये क्रिस्टल क्या हो जाएगा, सोल्यूबलाइज, क्या हो जाएगा, सोल्यूबलाइज। यानी जैसे ही अल्कलाइन पीएच मिला, और नाउ ये जो क्रिस्टल का फॉर्म कैसा हो जाएगा, सोल्यूबलाइज, क्या हो जाएगा, सोल्यूबलाइज। ये बात समझ में आ गया। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा क्रिस्टल प्रोटीन, यानी कि जो क्रिस्टल प्रोटीन है प्रोटॉक्सिन, ये बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार रहा है भाई, बिकॉज इसलिए नहीं मार रहा है क्योंकि एसिडिक मीडियम में वो इनएक्टिव था, क्रिस्टल के फॉर्म में था। लेकिन जैसे ही इंसेक्ट के अंदर गया, समझाने के लिए इतना लंबा गया नहीं तो 2 लाइन है, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटॉक्सिन है, इनएक्टिव है, जैसे ही इंसेक्ट के अंदर गया, इंसेक्ट के अंदर अल्कलाइन पीएच हुआ और वो क्रिस्टल कन्वर्ट हो गया किसमें, सोल्युबलाइज हो गया। अब सोल्युबलाइज होने के बाद टॉक्सिन एक्टिव हो गया, और टॉक्सिन बाइंड कर जाता है मिड गट के एपिथेलियल सेल्स पे। मिड गट, ध्यान ये भी वर्ड याद रखना है क्योंकि इंसेक्टिंग लिखा है। मान लो इंसेक्ट का क्या था, मिड गट, क्या था इंसेक्ट का, मिड गट था। और ये जो टॉक्सिन था, मान लो ये किस कलर का बनाऊं, पिंक कलर का टॉक्सिन है, मान लो ये सोल्युबलाइज होकर ऐसा बन गया, और ये पहले कैसा था, मान लो ब्लू कलर का था, अब ये सोलोबाइज को पिंक कलर का बन गया। अब ये पिंक कलर का टॉक्सिन क्या हुआ, इसके मिड गट पे काम किया, और काम करते ही इसके गट के अंदर क्या बना दिया, पोर बना दिया, क्या बना दिया, पोर बना दिया, क्या बना दिया, पोर बना दिया। दो, इसका गट हो गया खराब, छेद कर दिया, क्या कर दिया, क्रिएट पोर, क्रिएट पोर। और पोर बनते ही ये इंसेक्ट बेचारा क्या हो गया, मर गया। ये इंसेक्ट क्या कर गया, डाई कर गया। समझ में आ गया। बैक्टीरिया के क्या नाम है, बैसिलस थुरिनजेंसिस, याद रहेगा सभी को, कहानी समझ गए, अरे बोलो, Yes, sir. पक्का। अब हमें साइंटिस्टों ने देखा भाई बैक्टीरिया को मार दे रहा है, तो अब साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, यूज किया बायोटेक, हम लोग पढ़ लिए थे। अब इस बैक्टीरिया से देखा कि इस प्रोटीन बना कौन रहा है, तो मान लो इसके डीएनए का, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ये इसका डीएनए था, इसके डीएनए का ये पार्ट मान लो बना रहा था प्रोटीन, ब्लू से बना देते, ये वाला ब्लू, ये पार्ट क्या बना रहा था, डीएनए। अब कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, कट करके अब इसको कहाँ पे डाल देंगे, प्लांट में। कहाँ पे डाल देंगे, प्लांट में। मैंने बोलते दिया इतना आसान नहीं है, हम लोग देखे थे बायोटेक में। कट किए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और कट करके प्लांट के सेल में जाके इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। जब इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे तो प्लांट अब क्या बनाने लगेगा, प्लांट भी ये प्रोटीन बनाने लगेगा। कौन सा प्रोटीन, बीटी टॉक्सिन। मान लो ये जेनेटिकली डीएनए, फॉरेन डीएनए कहाँ पे डाल दिए हम लोग, प्लांट सेल के अंदर डाल दिए। जब प्लांट सेल के अंदर डालें तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या बनेगा, बीटी टॉक्सिन। और ये बीटी टॉक्सिन जैसे इंसेक्ट इसको खाएगा, कौन खाएगा, इंसेक्ट खाया, और इंसेक्ट निपट गया। फायदा क्या हुआ, अब दूसरा इंसेक्ट इसके आस पास भी नहीं भटकेगा, उसे पता है भैया मर जाऊंगा, नहीं जाना है। ये बात समझ में आ गया, क्लियर हुआ, अरे बोलो, ठीक है। और पहली बार इनकॉर्पोरेट किसके साथ किया गया, यही कॉटन प्लांट के साथ, तो इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, बीटी कॉटन। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर, कहानी समझ गए। इससे मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछेगा कि क्या, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 2 लाइन याद रखना है, सिर्फ 2 लाइन। कौन कौन सा, बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, ये बात क्लियर। और ये बैक्टीरिया का इनएक्टिव प्रोटीन प्रोटॉक्सिन होता है जो क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में जाते ही क्या हो जाता है, सोलुबलाइज होता है, और सोलुबलाइज होकर मिड गट को पोर कर देता है, और कहानी खत्म हो जाती है डेथ की, इंसेक्ट की कहानी खत्म। और इसी वजह से उस डीएनए को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं प्लांट में, प्लांट भी बीटी टॉक्सिन बनाने लगता है, जिसकी वजह से प्लांट भी बच जाता है। कहानी खत्म हो गई बीटी कॉटन की। अब यहाँ पे समझते हैं कि बीटी कॉटन के वजह से सिर्फ ये जो बीटी टॉक्सिन है ना, दीज आर द इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, याद रखना। बीटी टॉक्सिन आर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है, ध्यान से समझना। बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये बीटी टॉक्सिन हर टाइप के हमारे पास किसको, हर इंसेक्ट को किल कर देगा, नहीं, ग्रुप स्पेसिफिक होगा। और इसको कोड किया जाता है एक जीन से जिसको हम लोग बोलते हैं क्राइजीन। क्या बोलते हैं इसको, क्राइजीन, ये भी याद रखना है। कौन सा जीन है, क्राइजीन। कोडिंग क्या है, क्राइजीन। कोड किसके द्वारा किया जाता है, क्राइजीन के द्वारा। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं, और ये एग्जाम्पल आपको एज इट इज याद रखने हैं बिना किसी टेंशन के। क्लियर नहीं दिख रही है, ऐसा मत बोलो बालिका,
सबको क्लियर नहीं दिख रहा क्या? नहीं सर, दिख रहा है सर, क्लियर है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलो, एग्जाम्पल क्या है? प्रोटीन इनकोडेड बाय क्राई फर्स्ट एसी, कौन सा हमारे पास? क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड एबी जीन्स कंट्रोल कॉटन बॉल वॉर्म्स। किसको कंट्रोल करता है? कॉटन बॉल वॉर्म्स। तो याद रखना है, अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा? अगर आपको लिखने का मन है तो देख लेंगे हम लोग कि हमारे पास जो होता है CRY फर्स्ट एसी एंड CRY सेकेंड एबी, ये किसको कंट्रोल करता है? तो अरे यार, किसको कंट्रोल करता है? कॉटन बॉलवर्म्स। किसको कंट्रोल करता है? कॉटन बॉलवर्म्स। ये बात क्लियर? कॉटन बॉल वर्म्स। और दूसरा एक प्रोटीन है हमारे पास, कौन सा जीन है हमारे पास? कौन सा? क्राई फर्स्ट एबी। ये किसको कंट्रोल करता है हमारे पास? कॉर्न बोरर को। याद रहेगा सभी को? देखो, इस तरीके से हमें लिख लेना है। तो एनसीईआरटी में तो लंबे लंबे लाइन है, बट शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। क्लियर है? इसका मोटिव है, इस मतलब का समझो, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, हर इंसेक्ट को नहीं करेगा। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? सर यस सर। चलो, अब एक और एनसीईआरटी में लिखा है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। जो समझाने वाला पार्ट था मैंने बता दिया। दूसरा पॉइंट याद रखना है, याद रहेगा। देखो, याद रखने का तरीका रख लेना। क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड एबी, क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई फर्स्ट एबी, ये दोनों किसको करता है? कॉटन बॉल वर्म को। किसको करता है? कॉटन बॉल वर्म। याद रखने का तरीका देखो, ऐसे सोच लो, दिमाग लगा लो। सी फॉर कॉटन, लेकिन बात तो वही हो गई, सी फॉर कॉटन, बी क्या हो गया हमारे पास? कॉटन बॉल वर्म। ये बात क्लियर? क्राई फर्स्ट ए बी, इसमें दो है इसलिए दो एग्जाम्पल, क्राई फर्स्ट ए बी। बट क्राई फर्स्ट ए बी और किसको करता है हमारे पास? कॉर्न बोरर को भी करता है। किसको करता है हमारे पास? क्राई फर्स्ट ए बी। ये बात क्लियर? और वहां पे क्या था? क्राई सेकेंड ए बी। यहाँ पे क्या है? क्राई फर्स्ट ए बी। तो कंट्रोल कॉर्न बोरर। कोई ट्रिक काम नहीं आएगा, आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। क्या ही करेंगे, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी सी है, कोई कोई फायदा नहीं। डायरेक्टली याद कर लो, न्यूमेरिक्स मत बनाओ। ये बात क्लियर है? क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड एबी क्या बनाएगा? कॉटन वॉल वर्म को कंट्रोल करता है। और क्राई फर्स्ट एबी किसको कंट्रोल करता है? कॉर्न बोरर को। पढ़ोगे एक दो बार तो याद हो जाएगा। सुखबीर का आज लग रहा है नेट सही नहीं चल रहा, बेचारी परेशान है। किसी और का नेट से खराब चल रहा है क्या? राधिका का नो भी नेट सर। ऐसा ही हो रहा था, ऊपर नीचे। समझ में आ गया? यस सर। चलो, आज हम लोग ये पढ़ लेते हैं। कल हम लोग मोस्टली इस ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। कल वाले में कुछ चीज़ें समझाने वाला है, बाकी कुछ नहीं है। ये बात क्लियर? आज तो मुझे बेस क्लियर करना था कि क्यों कर रहे हैं, इस वजह से ज़्यादा टाइम लगा। नहीं तो बहुत कम टाइम लगता है, इस चैप्टर को एक क्लास में भी खत्म किया जा सकता है। बट जल्दीबाजी तो ना करूँ, आराम आराम से करें ना, बताओ। यस सर। चलो, अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्या आप लोग अभी, चलो ये खत्म कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे कुछ डिस्कस करूँगा। सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस थ्रोएंजेंसिस हैव प्रोटीन दैट किल इंसेक्ट लाइक। इससे मैच करने वाला क्वेश्चन आ चुका है, आपको एज इट इज याद रखना है। तो इस तरीके से नहीं लिखना है। अब मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, कैसे लिखेंगे उसको ध्यान से समझो। हमारे पास क्या है? बैसिलस थ्रोएंजेंसिस हैव प्रोटीन दैट किल इंसेक्ट लाइक ग्रुप। ये हमारे पास क्या है? कोलियोप्टेरेंस। इसके अंदर क्या आता है? बिटल्स। क्या आता है? बिटल्स। नेक्स्ट क्या हमारे पास? लेपिडोप्टेरेंस। ये बात क्लियर? ये सब क्या है? इंसेक्ट ग्रुप है। और इसके अंदर क्या आता है हमारे पास? टोबैको बर्ड वॉर्म, ये भी इंसेक्ट का नाम है। ये पूरा ग्रुप का नाम है और ये उसके अंदर इंसेक्ट है। और क्या हमारे पास? आर्मी वॉर्म। क्या बोलते थे इसको? आर्मी वॉर्म। ये बात क्लियर? लास्ट में क्या हमारे पास? डिप्टेरेंस। क्या हमारे पास? डिप्टेरेंस। और इसके अंदर क्या आ जाता है हमारे पास? फ्लाइज और मॉस्किटोज। ये बात क्लियर? तो याद रखना है, बैसिलस थ्रोएंजेंसिस हैव प्रोटीन दैट किल इंसेक्ट लाइक। देखो ये बीटी, ये बैक्टीरिया, खतरनाक बैक्टीरिया, नन्ना मुन्ना सा, इतने सारे ग्रुप को किल कर सकता है। देख रहे हो? कोलियोप्टेरॉन्स को किल कर सकता है, लेडिप्रोटेरॉन्स को और डाइप्टेरॉन्स को, तीनों को किल कर सकता है। एग्जाम्पल क्या है? बीटल्स। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? टोबैको बर्ड वॉर्म या आर्मी वॉर्म। और इसका एग्जाम्पल क्या है? फ्लाइज और मस्कीटो। इसको ऐसे लिखना है और इसको एज इट इज ऐसे ही लर्न करना है, कोई चेंज नहीं करना है। ये बात क्लियर? यहां से कौन सा वाला क्वेश्चन आएगा? मैच करने वाला आ सकता है। क्यों? इम्पॉसिबल है ना। मान लो
कि यहाँ पे कोलियोप्टेरेंस की जगह ये लिख दिया। अरे तुम्हें पता है कोलियोप्टेरेंस बीटल्स के लिए होता है, इसके लिए नहीं होता है। हालांकि ये इस चैप्टर का हुआ ही नहीं, ये देखा जाए लॉजिकली तो एनिमल किंगडम का पार्ट हो गया। एग्जाम्पल और उसका ग्रुप और उसके अंदर कौन कौन से और एग्जाम्पल पाया जा रहा है वो पूछ दे रहा है, तो लॉजिकली कुछ है नहीं। तो हमारे पास 3 हमारे पास ग्रुप्स है, इसके अंदर मल्टीपल हमारे पास क्या आते हैं, इसके अंदर बीटल्स आता है, लेप्टोटेरम्स के अंदर टोबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म, और डाइटेरम्स का फ्लाइज और मस्कीटो, डाइप्टेरा। समझ में आ गया? क्लियर है? अगर मैं पूछूं कि बैसिलस जो हमारे पास टॉक्सिन था, क्रिस्टल प्रोटीन था या प्रोटॉक्सिन था, बैक्टीरिया को क्यों नहीं किल करता था? बताओ क्यों नहीं किल किया? अरे बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। मेरी आवाज आ रही है? यस क्यों सर। इनएक्टिव? इनएक्टिव क्यों था? कि पहला रीजन एक तो इनएक्टिव क्यों था, क्रिस्टल फॉर्म में था। दूसरा क्या था हमारे पास, दूसरा रीजन भी याद रखना है, क्योंकि एसिडिक मीडियम था। लेकिन जैसे ही इसको बेसिडिक बेस मीडियम मिलेगा वो क्या हो जाएगा, सोलुबलाइज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। समझ में आ गया? याद रहेगा? चलो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालते हैं दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे इसी वजह से मैं आज ये नहीं पढ़ाऊंगा, आपको कल पढ़ाऊंगा।